हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के बारे में, जिसको हम MES कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग की लाइफ कैसी है और आप क्या इसमें आपको क्या कैडर मिलता है, सैलरी कितनी रहेगी, पर्क्स, पोस्टिंग, प्रमोशन, ज्वाइनिंग, लाइफ, ट्रांसफ़र, अलाउंस, डिसएडवांटेजेस, और हम बात करेंगे इसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर गाइस सबसे पहले हम इसका लोगो देखें तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो लोगो है वो इस तरह से है। आप इसमें एयरफोर्स का ईगल, आर्मी की स्वॉर्ड और नेवी का एंकर भी देख सकते हैं। तो बेसिकली जो ये सर्विसेज है ये तीनों सर्विसेज के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और साथ ही साथ आपको इसमें DRDO में भी काम करने का मौका मिल जाता है। यदि हम बात करें सबसे पहले तो कुछ बेसिक जान लेते हैं MES के बारे में। तो MES स्टैंड करता है आपका मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है, जिसका कि एनुअल बजट जो है आपका 13,000 करोड़ है। सॉरी, इसमें एक जीरो कम है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही एनुअल बजट रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और आपको जो इसमें काम करना होता है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए करना होता है, जो कि आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। ठीक है, इसमें BSF, ITBP वगैरह नहीं है, CISF वगैरह वो नहीं है, इसमें सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है। ठीक है, MES में आपको गाइस जब भी सिविल इंजीनियर जाता है, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर, बेसिकली MES जो आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके आप एनरोल कर सकते हो अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रखा है। पर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको 2 कैडर मिलते हैं इसमें, ये बाकी किसी भी अदर ब्रांच में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में ही है। पहला है IDSC और दूसरा है Q&SC। IDSC जो है इंडियन डिफेंस सर्विस फॉर इंजीनियर है, और जो Q&SC है वो है क्वालिटी एंड सर्वे कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों की हम बात अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे कि ये क्या है और इनमें आपको क्या क्या काम मिलता है। तो ये बेसिकली इनमें आपके रैंक के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ये दोनों डिपार्टमेंट में से कोई एक डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। अगर हम ज्वाइनिंग की बात करें गाइस, तो आप इसको अगर UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे तो आप इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे लगेंगे या असिस्टेंट ग्रेशियन। अगर आप IDSC से ज्वाइन करते हैं तो आपको असिस्टेंट ग्रेशियन कहा जाता है, और अगर आप Q&SC के कैडर में ज्वाइन करेंगे आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहा जाता है। अगर हम SSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो आपको SSC जो JEE के लिए एग्ज़ाम होता है वो अगर आप क्वालिफाई करें तो आप इसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे लग जाते हैं। और आप इसमें कुछ डिफेंस पर्सनल्स होते हैं वो हमारे, जो कि CDS का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, या फिर आपका SSB क्रैक करके आते हैं, या जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी होता है वो एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं। ठीक है, और या फिर आप कुछ बच्चे जो NDA क्रैक करते हैं और बाद में BTEC जो है अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं आगे, जो कि उनकी, तो उसमें उसके थ्रू आपका जिन बच्चों ने सिविल इंजीनियरिंग ले रखा होता है वो भी इसमें जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो वेटेज की बात करेंगे इस, तो क्या होता है कि MES में आपके सिविलियंस जो हैं वो 50% होते हैं, और 50% ही आपके जो हैं वो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 50-50% की रेशियो पे होते हैं। जो डिफेंस पर्सनल है वो इस पर डेपुटेशन पे आते हैं कुछ सालों के लिए। डिफरेंस की बात करेंगे जैसे Q&SC और IDSC के बारे में, तो बेसिकली Q&SC एक ऑफिस जॉब है। ये इनिशियलाइजेशन ऑफ वर्क करती है। बेसिकली जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, मान लीजिए एक जगह पे रनवे बनना है, तो जितनी भी क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो जो सेट करेगा वो Q&SC सेट करेगा, सर्वे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स निकालेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स देगा, टेंडरिंग करेगा, और उसके बाद जो बिलिंग और पेमेंट है वो सारा का सारा जो काम है Q&SC करेगा। बेसिकली आप अगर बोले तो इनकी जो अकाउंट से रिलेटेड है और सर्वेइंग से रिलेटेड काम रहता है। ठीक है, ये बेसिकली ऑफिस जॉब है, तो इसमें आपको व्हीकल नहीं मिलता है। इसमें फिक्स्ड ऑफिस आवर्स होते हैं जो कि आपके 9 to 5 के अराउंड रहते हैं, या 10 to 6 के अराउंड आप समझ लीजिए। और ये 5 day वीक जॉब है, बिकॉज इसमें ऑफिस का काम ही होता है, तो आपकी ये 5 day वीक जॉब होती है।
जो IDSC है गाइस, ये एक फील्ड जॉब है। क्या होगा कि कोई भी काम होगा जिसका आपने सर्वे कर चुका है, उसका पूरा पेपर वर्क तैयार है जो कि Q&SC करेगा, वो उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट है वो IDSC के ऑफिसर को दे देगा, जो कि फील्ड जॉब है, ठीक है। वो एग्जीक्यूट करेगा उस काम को, ठीक है। IDSC के ऑफिसर का साथ साथ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मेंटेनेंस भी करते हैं, जो कि बिकॉज कोई स्ट्रक्चर बन गया तो उसको मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो मेंटेनेंस भी IDSC के ऑफिसर्स ही करते हैं। इसमें आपको फील्ड जॉब है तो आपको इसमें व्हीकल मिल जाता है। गाइस व्हीकल जो है ना वो हमेशा उन्हीं जॉब्स में मिलता है जिन जॉब्स में आपके ऊपर वर्क ज़्यादा होता है। तभी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको ट्रैवलिंग का काम ज़्यादा है या आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे व्हीकल मिल जाता है। तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों को काम देखना है तो आपको इसमें व्हीकल मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि फील्ड जॉब है आपको 24 घंटे फील्ड पे रहना है, इसमें आपको ऑफिस भी मिलेगा, आपको प्रॉपर ऑफिस होगा, बट हाँ आपको फील्ड विजिट के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई फिक्स्ड आवर नहीं होते, जैसे कि अगर आपको रनवे है या रनवे में मेंटेनेंस कर रहे हैं और आपको इम्पोर्टेंट है वो करना, तो आपको वहाँ पे फिर आपको 24 घंटे भी खड़े हो गए वहाँ पे आपको देखना पड़ सकता है अगर वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ और गाइज ये आपकी जो है 6 डे वीक जॉब है, इसमें 1 डे जो है आपका फील्ड विजिट का रहता है। तो मोस्टली 5 डे वीक जॉब होती है, 6 डे एज वीक नहीं हो सकता, 5.5 डे ए वीक बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो सैटरडे है वो आधा लगता है इसमें, जो कि आपको फील्ड विजिट के लिए होता है, ठीक है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें गाइस, तो जो हमारे Q&SC के ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुणे में ही ट्रेंड होते हैं, और IDSC के गाइस पुणे, दिल्ली, हैदराबाद तीनों में होते हैं। कुछ गाइस दोनों जो Q&SC और IDSC के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी कुछ आर्मी अटैचमेंट्स भी होती हैं, ताकि वो मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह भी थोड़ा सा सीख सके, बिकॉज काम तो आपको है अल्टीमेटली मिलिट्री के साथ ही करना है, और मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ डेपुटेशन पे भी आते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो उनकी एनर्जी से कुछ हद तक तो मैच होनी ही चाहिए, तो इसीलिए आपको इसमें आर्मी अटैचमेंट्स भी होती हैं। तो आपको गाइस जो MES में गाइस, जैसे कि उनको जो आर्मी बैकग्राउंड के होते हैं, मिलिट्री बैकग्राउंड के होते हैं, उनको जो है डिफेंस पर्सनल्स कहा जाता है, और आपको जो है डिफेंस सिविलियन कहा जाता है, ठीक है। आप आर्मी से रिलेट नहीं होते हो बट आप आर्मी के लिए काम करते हो, तो आपको जो बोला जाता है वो डिफेंस सिविलियन बोला जाता है। इस पोस्टिंग की बात कर सकें तो आप अपने जो करियर में पोस्टिंग कहाँ कहाँ ले सकते हैं, सबसे पहले हेडक्वार्टर में जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मतलब कि। और गाइस चीफ इंजीनियर ऑफिस में ले सकते हैं, जो कि गाइस जो MES है गाइस उसको जो पूरे देश में काम करती है उसको गाइस काफ़ी जोन्स में बांटा हुआ है। तो जो जोन का जो इंचार्ज होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, तो वहाँ पे चीफ इंजीनियर ऑफिस होता है, तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। गाइस कैंटोनमेंट्स में आपकी पोस्टिंग आ सकती है। गाइस कैंटोनमेंट्स में ही आपका जो मैक्सिमम पीरियड है वो आपका कैंटोनमेंट्स में ही गुजरेगा, बिकॉज मेंटेनेंस और रिक्वायरमेंट और जितनी भी वेपनरी है या डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादातर कैंटोनमेंट्स में होती हैं, तो जो आपकी मैक्सिमम पोस्टिंग है वो कैंटोनमेंट एरिया में ही रहेगी, ठीक है। तो आपको इसका एक अच्छा एडवांटेज ये मिलता है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है, और आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है वहाँ पे, और एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है। आपके जो चिल्ड्रंस है या आपकी फैमिली है वो उनके लिए एक सेफ्टी हो जाती है वहाँ पे। लास्ट है आप जो हमारे MES के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे भी एज एन प्रोफेसर या आप एज एन डायरेक्टर काम कर सकते हैं। ट्रांसफ़र की गाइस थोड़ी सी बात करें कि ट्रांसफ़र आपकी इसमें किस तरह से रहती है, तो गाइस जो इनिशियल 10 ईयर्स होते हैं वहाँ पे आप उसके बाद उनमें आपको हर 3 साल के ड्यूरेशन में जो है आपकी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। 3 साल के बाद तो कंफर्म है कि आपकी ट्रांसफ़र होगी ही होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट कि आप प्रमोट ना हुए कि किसी और उसी जगह पे किसी और पोजीशन पे, ठीक है। और उसके आफ्टर 10 ईयर्स आपकी गाइस जो ट्रांसफ़र है वो 2 ईयर के ड्यूरेशन पे होने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप रिटायरमेंट्स अगर आप पूरी जॉब करते हैं तो आपकी जो रिटायरमेंट है उससे पहले आप जो 14 to 15 जो प्लेसेस हैं वो इंडिया के आप घूम लेंगे और वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। पर्क्स की बात करें गाइस, तो मिलिट्री की जॉब है तो पर्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको फर्निश्ड एकोमोडेशन मिलेगा, 2 BHK के 2 BHK 3 BHK 4 BHK आपको घर मिलेगा, पर इनिशियली आपको 2 BHK मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि आपको बेड, चेयर, सोफ़ा सब होगा, ठीक है। और आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाती है इसमें,
जो कि बिकॉज आप मिलिट्री के एरिया में कैंटोनमेंट में ही रहेंगे, जहाँ पे मिलिट्री के बाकी ऑफिसर्स भी रहते हैं और सोल्जर्स भी रहते हैं, तो आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिल जाती है गाइस। मिलिट्री आर्मी कैंटोनमेंट्स में क्या होता है कि काफ़ी जगह पे सिनेमा हॉल्स भी बने हुए हैं, जो कि एक अच्छे सिनेमा हॉल्स होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे कोई मूवी टिकट नहीं होती है, तो आपको वो भी एक फ़ायदा हो जाता है। CSD कैंटीन कार्ड मिल जाता है, तो आपके जो भी आप इसेंशियल चीज़ें होती हैं उन पे टैक्स नहीं लगता है, तो काफ़ी सस्ता आपको प्रोडक्ट मिल जाता है गाइज। अगर किसी भी गाइज अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि रेलवे वगैरह के हॉस्पिटल्स हो गए या एम्स हो गया, वहाँ पे आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है आपको और आपके डिपेंडेंट्स को, ठीक है। और आपकी जो फैमिली है वहाँ पे आपको, अगर आप ऑफिसर एज एन UPSC क्लियर करके आप ऑफिसर जाते हैं, तो आप प्राइवेट बोर्ड के लिए भी एंटाइटल्ड होते हैं। अगला गाइस, अगर पर्क की बात करें तो आप जो है केंद्रीय विद्यालय में के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिल जाती है, बिकॉज आपकी जो है ट्रांसफ़र्स होती रहती है कंटिन्यूस, तो आपको KVS में जो प्रायोरिटी मिल जाती है यहाँ पे चिल्ड्रंस की स्टडी के लिए। अगर गाइस आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं तो आपको मेस फैसिलिटी मिल जाती है, फ्री बस फैसिलिटी मिल जाती है, बिकॉज आर्मी कैंटोनमेंट से गाइस के अंदर तो नॉर्मली बसेज नहीं चलती हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि आर्मी अपनी फ्री बसेस चलाती है, तो जो कि आपको बस स्टैंड, ठीक है, एयरपोर्ट्स और आपको रेलवे स्टेशन तक जो है ड्रॉप कर देती हैं, या आपको मार्केट वगैरह तक ड्रॉप कर देती हैं। गाइस अगले की अगर हम बात करें वो है हायर एजुकेशन। आप गाइस 5 ईयर्स ऑफ द सर्विस के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप 2 साल के लिए कोई भी अपना कोर्स कर सकते हैं। आप MTech कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, वो आप कोर्सेज कर सकते हैं आइदर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम फॉरेन कंट्री। और आप साथ ही उस वक्त में 2 साल के जो ड्यूरेशन है आपको उसमें सैलरी फुल पेमेंट मिलती है, आपको अलाउंस नहीं मिलते हैं, बेसिक पे मिलती है। डेपुटेशन पे गाइज आप जो हमारी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, आप उनमें डेपुटेशन पे भी जा सकते हैं, ताकि बिकॉज उसमें कुछ थोड़ा सा वर्कलोड भी कम होता है और सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो लोग 4-5 सालों के लिए डेपुटेशन पे जा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 5 ईयर्स तक डेपुटेशन पे जा सकते हैं। अगर गाइज अगली हम बात करें तो अगला है गाइज हमारे पास डिसएडवांटेजेस, ठीक है। MES की गाइज कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बिकॉज अगर आप प्रीवियस जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर आप उनको देखें तो काफ़ी लोग हैं जो MES छोड़ के आते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस इसकी बताते हैं, ठीक है। और गाइज डिसएडवांटेजेस ऐसे कुछ नहीं होती हैं, अगर आपको वहाँ पे काम करना है और आपको अच्छा लग रहा है तो आपके लिए वो पॉजिटिव भी है। बट मैंने काफ़ी वीडियोस देखी जो वहाँ पे ज्वाइन कर चुके थे, वो काम कर चुके थे, या मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि मैं आपको बता दूं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं MES में काम करने में। गाइस सबसे पहली बात है कि आपको पेंशन नहीं मिलती। क्या होता है गाइस, आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अब पेंशन नहीं मिलती है 2004 के बाद, एक्सेप्ट अगर आप मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं हैं, ठीक है, आप आर्मी से नहीं हैं, नेवी से नहीं हैं, या फिर आप एयरफोर्स से नहीं हैं। तो गाइस क्या है कि इसमें आप MES में मिलिट्री के साथ ही काम कर रहे हैं, आपके ऊपर भी उतना ही वर्कलोड है, आपके ऊपर भी उतनी ही टेंशन है, ठीक है, तो आपको उसमें पेंशन मिलनी चाहिए, पर आपको MES में आर्मी के लिए काम करते हुए भी आपको पेंशन नहीं मिलती है, ठीक है। सेकेंड है गाइस कि जो आप डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप थोड़ा सा अपने आप को आउट महसूस करोगे जब आप जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके बीच में बैठोगे या उनसे बात करोगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 50% जो है MES में डिफेंस पर्सनल्स हैं, 50% जो है जो नॉर्मल लोग हैं वो इसमें, जो सिविलियंस हैं वो इसमें काम करते हैं। तो गाइस अगर आपका सीनियर एक डिफेंस पर्सनल है तो वो आपको उतना भाव नहीं देगा जितना कि वो अपने डिफेंस से ही पर्सनल को ही देगा, बिकॉज उन कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे कुछ आउट सा महसूस होगा। तो ये काफ़ी जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं MES के वो बताते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और अगर आपका जो MES है गाइस, इसकी सबसे बड़ी जो मुझे डिसएडवांटेज लगती है गाइस वो है कि जो MES की टॉप मोस्ट पोजीशन है वो है इंजीनियर एंड चीफ, इंजीनियरिंग चीफ, ठीक है। आप इस पोजीशन तक नहीं जा सकते हैं, इस पोजीशन पे जो भी बैठेगा गाइस वो डिफेंस पर्सनल होगा। तो ये एक काफ़ी बुरी बात है कि आप MES के लिए काम करते हुए भी जो टॉप मोस्ट जो पोजीशन है MES में
वो उस तक आप नहीं पहुंच सकते गाइज। और अगली है गाइज, जिसमें आपको यूनिफॉर्म नहीं होती है। आप मिलिट्री, बिकॉज यूनिफॉर्म की जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म है उसकी एक अपनी ही रेपुटेशन होती है, तो वो इसमें आपको नहीं मिलती है। जबकि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगेन मिलिट्री के साथ ही काम करता है, उनको वहाँ पे जो है आपकी यूनिफॉर्म मिलती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। तो मेरा ये कहना है कि मेरे लिए ये भी एक डिसएडवांटेज है, और काफ़ी लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज है कि आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। और गाइस अगली जो डिसएडवांटेज है गाइस, वो है आप मिलिट्री हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत गाइस किसी जो आपके रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्स हो गए, PGIs हो गए, वहीं से ही आपको ट्रीटमेंट्स करवाना पड़ता है। साथ ही साथ गाइस अब तो बिकॉज ये सारे हॉस्पिटल्स हर जगह नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे कि आपका IVY हो गया, फोर्टिस हो गया, इन हॉस्पिटल्स के साथ भी कांटेक्ट कर लिया है, ताकि और आप वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगली गाइस अगर हम बात करें वर्क की, तो आपका जो ऑफिसर्स होते हैं गाइस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो काम करते हैं, वो गाइस जैसे कि मैंने बताया कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो वो डॉक्स की, हार्बर्स की, रनवेज, हैंगर्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, वर्कशॉप, हॉस्पिटल्स और बहुत सारी चीज़ों की जो कंस्ट्रक्शन है वो करते हैं। फिर उनकी मेंटेनेंस भी यही करते हैं, ठीक है। और गाइस अगेन मैंने आपको जैसे बताया था कि MES में मेंटल स्ट्रेंथ दी जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी दी जाती है, और आपको टेंस सिचुएशन में काम करना सिखाया जाता है। तो कब कहीं अगर NDRF की टीम कम पड़ रही हो डिज़ास्टर रिलीफ के लिए, तो वहाँ पे MES के ऑफिसर्स को भी भेजा जाता है। सैलरी की बात करें गाइस, तो अगर आप SSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो 35,400 होती है बेसिक पे, ठीक है। एंड आपको अलाउंस मिला करके 45,000 इन हैंड मिलता है, बिकॉज आप SSC से अगर क्लियर करते हैं तो ट्रेनिंग नहीं होती है। मैक्स टू मैक्स आपकी 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी, वो भी आपकी कैंटोनमेंट में ही होती है। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी 10 वीक्स की जो है वो ट्रेनिंग है, उसके उस दौरान आपको 56,100 मिलेगा। आफ्टर दैट आपकी जो सैलरी है वो 165,000 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अलाउंस की बात करें गाइस, तो डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो कि मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ। HRA मिलता है आपको अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स नहीं मिले हुए हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है गाइस, ठीक है। ट्रांसफ़र अलाउंस मिलता है, अगर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है ताकि आप अपना जो सामान है वो शिफ्ट कर सके। PF और गाइस कुछ जो है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। जब आपके बॉर्डर एरियाज़ में, नक्सलाइट एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं तो आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। और कुछ जो है आर्मी के अपने अलाउंस होते हैं वो भी आपको मिलते हैं, इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक है। ये सब जो है आपको मिलते हैं MES में चीज़ें। और अगर हम प्रमोशन की बात करें गाइस, तो आप अगर जूनियर इंजीनियर लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करेंगे, फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे 10 to 12 ईयर्स ऑफ द सर्विस पे। अगर आप UPSC से ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टली यहीं पे ही ज्वाइन करेंगे। SSC से आप ज्वाइन करेंगे तो SSC से करेंगे अगर जूनियर इंजीनियर पे ज्वाइन करते हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर के बाद गाइज अगर आपको 4 से 5 साल लगते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने में, ठीक है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर में 8 से 9 साल लगते हैं, और चीफ इंजीनियर बनने में 10 से 12 साल आपको लग जाते हैं, ठीक है। अगेन गाइज उसके बाद अगर आपकी एज रही तो आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन सकते हैं, जो कि फाइनल मोस्ट पोजीशन है एक डिफेंस सिविलियन की। इसमें अगर गाइज आप पर गाइज ADG तक गाइज वही बंदा पहुंचेगा जो UPSC क्लियर करके आया होगा, और जो SSC क्लियर करके आया होगा गाइज वो मैक्स टू मैक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे रिटायर हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की हायरार्की इसमें रहती है। एंड गाइज अगर आप SSC से ज्वाइन करते हैं तो आप कुछ जो आपके हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस पर भी आप जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। 10 से 12 साल से पहले ही प्रमोशन ले सकते हैं, 4 से 5 साल में भी आप प्रमोशन ले सकते हैं। पर इसमें फिर आपको अगेन जो ट्रांसफ़र रेट है वो काफ़ी स्लो होता है, जैसे तो आप मैक्स टू मैक्स तब भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के शुरुआत में ही आप रिटायर हो जाएंगे। तो यही था गाइज आज का हमारा वीडियो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंजीनियर सर्विसेज के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।